नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग डेली आंसर राइटिंग का पार्ट 82 देखेंगे। डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में आज हम लोग 82 यानी 82वां पार्ट देखेंगे, जो कि आपकी डेली आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं कीवर्ड के माध्यम से, उन प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह जो डेली ड्राफ्टिंग के माध्यम से चीज़ें आपको दिए जाती हैं, तो यह आपका बीओ वाले एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न जीएस पेपर फर्स्ट का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 163 है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, लिखने का प्रयास करना है। और इस प्रश्न को लिखने से पहले जैसे वही सावधानियां कि ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो देखिए कोटेशन आपको डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी प्रश्न में अगर जैसे मान लीजिए आप एक नोटबुक बना लीजिए कोटेशन वाली, ठीक है, इंटरनेट से सर्च कर लीजिए, अब बुक्स आती हैं कोटेशन की, तो उससे आप नोट डाउन करके जो भी सूटेबल हो, या महान विचारकों की लाइन है, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस पढ़ते हैं, तो अगर किसी अच्छे वक्तव्य मिल जाते हैं तो उनसे आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, उत्तर को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसके साथ में जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे शब्द आपकी रचना अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग कीजिए। और साथ साथ में अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न पेपर फर्स्ट का है, प्रश्न संख्या 163 है। 200 शब्द सीमा में, जितनी शब्द सीमा में आपसे कहा जाता है उतनी ही शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को देखते हैं। भक्ति आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और मध्ययुगीन भारतीय जीवन पर इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भक्ति आंदोलन के स्वरूप की जहाँ तक बात की जाती है, हम भक्ति आंदोलन को किस आधार पर देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात यही है कि भक्ति आंदोलन को हम संतों के आधार पर देखते हैं। ठीक है, जैसे संत लोग जो हैं, बहुत सारे संत हुए हैं हमारे यहाँ, कुछ सगुणोपासक हैं, कुछ निर्गुण उपासक हैं। ठीक है, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, कुछ ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। तो ऐसे चीज़ें हमारे समाज में रही हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकाल में स्टार्ट होता है, और इन चीज़ों को जो संत हैं, उन संतों के आधार पर ही हम चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। हम जो भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप है उसी को निर्धारित करते हैं, जो आपका संत हैं उन्हीं के आधार पर। ठीक है, और लेकिन चीज़ें देखिए, भक्ति आंदोलन की चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कभी कुछ और चला, कभी कुछ और चला, इस तरीके से है। कोई मतलब अरेंजमेंट नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। संतों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए, सगुणोपासक, सगुणों का पाशक का मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत, ऐसे भक्ति आंदोलन के जो संत हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन जो पूरा का पूरा होता है एक ईश्वरवादी ही था। सभी लोग एक ईश्वरवादी को ही मानते थे। ठीक है, एक भगवान को मानने वाले। अब सगुणोपासक का अर्थ यह है कि इनमें अगर कहा जाएगा तो प्रतिपादन जो है, प्रतिपादक माने जाते हैं रामानंद। अन्य और भी हैं सगुण धारा के जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। चैतन्य है, शंकर देव है, सूरदास है, मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं। तो ये बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है ईश्वर की आराधना में और भक्ति में। निर्गुणोपासक कौन कौन से संत हैं कि जैसे कबीर हैं और कबीरदास हैं। ठीक है, अब कबीरदास हैं, नामदेव हैं, धन्ना है, रैदास हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। अब जो कबीरदास थे तो इन्होंने वेदों की सत्ता पर सवाल खड़े किए थे। इन्होंने वेदों की सत्ता पर सवाल खड़े किए थे और रूढ़िवादिता पर प्रहार किया था। ठीक है, नानक और कबीर ने, जैसे देखिए राम का नाम लिया था। ठीक है, नानक और कबीर ने
राम का नाम लिया था और निराकार ईश्वर की पूजा की थी। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो ईश्वर की आराधना की थी वो निराकार, मतलब ईश्वर का आकार कुछ भी नहीं है। ठीक है। सगुणोपासक व्यक्तियों में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसमें विष्णु, जैसे विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, तो विष्णु के अवतार जैसे बात करेंगे, राम हैं, कृष्ण हैं, तो यह जो विष्णु के अवतार हैं ये सगुण धारा के जो संत थे इनकी आराधना करते थे। ठीक है। अब देखिए, सगुणोपासक या भक्ति आंदोलन में ऐसा नहीं है कि अन्य धारा के लोगों के प्रति इनका कोई विरोध था। ठीक है, विरोध नहीं रहता है। ठीक है, ये कहते हैं सगुण जो सगुणोपासक जो संत रहते हैं तो ये ईश्वर से साक्षात्कार की बात करते हैं, और ईश्वर से साक्षात्कार यानी भगवान से मिलने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से, आत्मिक रूप से आप भगवान से जुड़ें। ठीक है। तो यह बातें कही जाती हैं आपके भक्ति आंदोलन के स्वरूप को देखते समय। और देखिए, भक्ति आंदोलन में और भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, विभेद, यह इन चीज़ों पर नहीं माना गया। ठीक है, इन चीज़ों को नहीं माना गया। बहुत सारे ऐसे महान संत हुए हैं जो निम्न जाति से आते थे, कि जैसे कबीर है, नामदेव है, और धन्ना है, सेना है, रैदास हैं। तो इन सबको समाज में सम्मान मिला है। ऐसा नहीं है कि उस समय विभाजन था और लोगों के बीच में विभेद किया जाता था, तो ऐसा नई चीज़ें थी। ठीक है। और इसके साथ में नानक और कबीर के उपदेशों से कई नए धर्मों का उदय में भी यह सहायक सिद्ध हुए। तो ये भक्ति आंदोलन के स्वरूप को हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं भारतीय जो भक्ति आंदोलन है, तो मध्ययुगीन भारतीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, भक्ति का एक बात कही जाती है कि भक्ति जो है, ठीक है, भगवान और भक्त के बीच में एक व्यक्तिगत संबंध होता है जो पूरा का पूरा प्रेम पर जोर देता है, कि भक्त हमेशा भगवान से प्रेम करता है और भगवान भक्त से प्रेम करता है। ठीक है। भगवान को मानने के लिए देखिए किसी भी ज्ञान या धन की आवश्यकता नहीं होती। संतों ने भी कई संतों ने धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों पर भी प्रहार किया। ठीक है, जिनमें कबीर प्रमुख होते हैं। और जो भक्ति आंदोलन था उसने अधिक से अधिक आर्थिक स्वावलंबन पर जोर दिया। आर्थिक स्वावलंबन का मतलब यह है कि आप खुद से आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हों। ठीक है, स्वयं का कुछ करें, कुछ पैसा कमाएं, ऐसी बातें जो संत थे उन्होंने बताई थी। और क्या है कि जैसे जो कबीर थे, तो कबीर ने सामाजिक समानता, मतलब समाज में समानता आनी चाहिए, तो सामाजिक समानता की स्थापना भी कबीर करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रभाव जो है यह देखिए निम्न वर्गों तक भी रहता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, अगर धर्म जाति के आधार पर अगर भेदभाव की आलोचना करते हैं सभी जो रहते हैं भक्ति आंदोलन के संत, तो सभी प्रकार के जो धर्म है, जाति है, इसके आधार पर भेदभाव की पूर्ण रूप से आलोचना की जाती है। कबीर की जहाँ तक बात की जाएगी तो आलोचना का विषय यह रहता है कि जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग धाराओं में अलग अलग कट्टरपंथी हैं, कि हिंदू हिंदू को मानता है, मतलब हिंदू धर्म को मानता है, और मुस्लिम जो है मुस्लिम धर्म को कट्टरपंथ से मानता है। तो ऐसी बातें कही जाती हैं। ये चीज़ें प्रभाव दिखाता है भक्ति आंदोलन का, कि जो भक्ति आंदोलन के जो व्यक्ति थे उनका समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या चीज़ें पड़ी। अब देखिए, संतों ने स्त्रियों को भी भक्ति में अधिकार दिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई देती थी लोगों को कि उस समय कि जो संत थे, संत ने भक्ति करने में ऐसा नहीं है कि स्त्री हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकती हैं। मीरा दास थी, मीराबाई थी, ठीक है, तो वो भी भक्ति करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया गया। संतों ने स्त्रियों की भक्ति को भी आगे बढ़ाया, उनको भी अधिकार प्रदान किया। ठीक है। तो यह आपका पूरा का पूरा जो भक्ति आंदोलन का स्वरूप था और भक्ति आंदोलन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा।
200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 का। तो जो लोग भी अभी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से जीएस के चारों पेपर के नोट्स आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम टाइम में अगर आप अच्छे से रिवीजन करके सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद अगर जाते हैं तो आपका नो डाउट अच्छा ही पेपर होगा। ठीक है, अब देखिए जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं। चलिए अब आज का जो सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रश्न है क्या, यह जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 164 है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। जितनी शब्द सीमा आपसे कही जाती है उतनी ही शब्द सीमा में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, लिखने से पहले जैसे वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ों को ऐड करिए। जो महान विचारक हैं उनकी लाइनों का प्रयोग करिए। ठीक है, डेटा, डायग्राम, शब्दों का चयन अच्छा रखिए। जो उत्तर लिखिए उसमें अच्छे शब्दों को अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। जो चीज़ें हैं कि पॉइंट्स के फॉर्मेट में, पैराग्राफ के फॉर्मेट में आप लोगों को जो उत्तर है उसको लिखना है। अब देखिए उत्तर को लिखने से पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या आज का, संविधान क्या है। ठीक है, संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो संविधान क्या है यह आपको बताना है और भारत के संविधान की जो मुख्य स्रोत हैं कहाँ कहाँ से लिए गए हैं तो उन चीज़ों को आप लोगों को बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान की जहाँ तक बात की जाती है तो भारतीय संविधान जो है वो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी, राष्ट्रपति को कौन से अधिकार होंगे, प्रधानमंत्री को कौन से अधिकार होंगे, संसद कैसे चलेगी, न्यायपालिका कैसी होगी, महाधिवक्ता कैसे कार्य करेगा, कैग कैसे काम करेगा, मतलब कुल मिला के पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन संचालन किस तरीके से होगा, इन सारी चीज़ों को लिखित रूप से बताया गया है भारतीय संविधान में। और यह एक विधिक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, जनता के ऊपर शासन कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। राज्य निर्माण और शासन के लिए बुनियादी सिद्धांतों का यह समूह माना जाता है। संसद, कार्यपालिका, विधायिका के कार्य निर्देश किस तरीके से क्या कार्य करेंगे, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। जो संविधान है, संविधान को अंगीकरण जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था और अंशतः लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सरकार का निर्माण करना, कानूनों पर, जैसे हमारे यहाँ कुछ कानून बनते हैं तो उन पर सीमाएं भी लगाई जाती हैं, हर तरीके से चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, तो यह आपका संविधान की परिभाषा को अच्छे से दीजिए। फिर इसके बाद में स्रोतों को बताइए कि जैसे भारत शासन, जैसे देखिए भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में मुख्य अधिकतर प्रावधान जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के उठा लिए गए हैं, पूरा का पूरा एज इट इज़ रख दिया गया है भारतीय संविधान में। और बहुत सारे प्रावधान हैं, परिसंघ प्रणाली, न्यायपालिका, राज्यपाल, लोकसभा, अधिकांश उपबंध जो लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। दूसरा स्रोत क्या है, सबसे बड़ा स्रोत ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। उसके बाद अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया, जैसे मौलिक अधिकार हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, की व्यवस्था की गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह राष्ट्रपति, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से उधार लिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया, संसदीय प्रणाली हो गई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गई, संसद की प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया हो गई, ये आपकी ली गई। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, परिसंघीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्तियाँ। ठीक है, और आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से देखिए नीति निर्देशक तत्व जो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको बोला जाता है, इसके साथ में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से जो आपका आपात उपबंध है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है। जापान द्वारा क्या लिया गया है, जापान के देश से,
तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप अब अगर देखिए 125 शब्दों में ही लिखना है। अब अगर एक एक शब्द समवर्ती सूची, आपादोपन, संसदीय प्रणाली, ये पूरे पूरे एक चैप्टर हैं, एक टॉपिक हैं। अगर आप इनको बढ़ाना चालू करेंगे तो आपका उत्तर 500 शब्दों से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखना आपको शब्द सीमा भी निर्धारित की गई है, 125 शब्दों में ही लिखना है, तो उसी फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और जैसे बीओ में जो 25 शब्द हैं लिखने को, 50 शब्द हैं और आपके 125 शब्द हैं, तो तीनों फॉर्मेट में आप अच्छे से इन कीवर्ड को यूज़ करके अपने उत्तर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए दोस्तों। पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ में कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे जो लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।